अब तक हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब कोई एक लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है तो अपना डायरेक्शन वो चेंज करती है और इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये होता क्या है? Cause of refraction, the speed of light changes when it enters from one medium to another. रिफ्रैक्शन होता क्या है? एक्चुअली में जो लाइट की स्पीड चेंज होती है, क्यों चेंज होती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो एंटर करती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर ऑलमोस्ट लगभग एक ही होती है, 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हल्का सा माइन्यूट चेंज होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम या एयर से वाटर या वाटर से एयर में ट्रैवल करती है तो चेंज होता है। M1 M2 दो तरह के मीडियम है। इसमें ये अगर ये इंसिडेंट रे एंटर कर रही है फ्रॉम मीडियम 1, ठीक है, नीचे मीडियम 2 है, तो ये एयर से किसी ग्लास में एंटर कर रही है तो ये सीधी जानी चाहिए। जो ये डॉटेड रे है इट इज़ एक्चुअल रे, इट शुड बी रे जो होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहला है द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। स्विमिंग पूल अगर आपने देखा होगा उसका जो तल होता है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एयर से वाटर के मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, इसलिए लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए जो स्विमिंग पूल का बॉटम है वो उठा हुआ दिखाई देता है। A pencil partially immersed in water appears to be bent at the surface of the water and air. जब कोई पेंसिल आधी पानी में डूबी हुई होती है तो हमें वाटर और एयर का सरफेस जो होता है, ये एयर है ये वाटर है, इसके सरफेस पे जहाँ पर ये दोनों कांटेक्ट करते हैं उस सरफेस पर हमें पेंसिल थोड़ी सी बेंड हुई दिखाई देती है। इस एक्टिविटी को आप घर पे भी करके देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? एक लाइट रेज जो एंटर करती है और हम एक तरफ से देखते हैं, ये हमारी आई है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं लाइट रेज एयर से वाटर के अंदर जा रही है तो मीडियम चेंज हुआ, तो हमको जो दिखाई दे रहा है वो रिफ्रैक्टेड इमेज दिखाई देती है। थर्ड है आपका लेमन प्लेस्ड इन ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। कांच के ग्लास में अगर हम पानी डालें और उसमें नींबू डालें, पूरा एक सैगा नींबू डालें, तो वो हमें अगर साइड से हम देखें तो थोड़ा सा बड़ा हमको दिखाई देगा। इसका कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रेस जाने पे स्पीड चेंज हो जाती है। थर्ड है फोर्थ है एंड लास्ट है लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन वी सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर आपके बुक है आपके पास, उसके ऊपर अगर हम ग्लास स्लैब लगते हैं तो जो बुक पे लिखे हुए जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, जो हम अगर हम उसे ग्लास स्लैब के थ्रू देखें तो थोड़े से उठे हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर भी स्पीड चेंज होती है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला जो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये एक ग्लास स्लैब है PQRS और यहाँ पे दो मीडियम है एयर एंड ग्लास। ये जो ग्रीन रे है वो नॉर्मल है, RS के सरफेस पे नॉर्मल है और PQ वाले सरफेस पे ये नॉर्मल है। सो दिस इज N एंड N डैश। N डैश आपका PQ का नॉर्मल है और N है जो आपका SR का नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे है एक मीडियम यानी कि एयर के थ्रू ग्लास मीडियम के थ्रू एंटर कर रही है। और रिफ्रैक्शन क्या कहता है? जब कोई लाइट रे एक मीडियम के से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो अपना पाथ वो चेंज कर रही है। जैसे ही ग्लास मीडियम में ये लाइट रे एंटर कर रही है तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, जो डॉटेड रे है वो सीधी जानी चाहिए थी, बट एक्चुअली में वो क्या हो रहा है, वो एंगल की नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जा रही है। जैसे ही इस पॉइंट पे एंटर करेगी
ये नॉर्मल की तरफ ये लाइट रे मुड़ जा रही है। तो इंसिडेंट रे आपकी आई, यहाँ पर एंगल आई बन रहा है, और इस पॉइंट के बाद जब वो रिफ्रैक्ट हो गया है, रिफ्रैक्टेड रे हो गई है, तो यह आपका हो गया है एंगल आर। और एंगल आर आई के से बड़ा हमेशा होगा। एंगल आई आपका हमेशा एंगल आर से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल आर आपका नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। अब ग्लास के मीडियम में आने के बाद लाइट क्या हो गया है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। अगर हम सपोज करें ये ग्लास मीडियम में ये हमारी रे जो है इंसिडेंट रे हो गई है, तो ये हो गया हमारा I2 हो गया है, I1 हो गया है, I2 इसको हम रख लेते हैं। अब ग्लास मीडियम से ये जो इंसिडेंट रे है ये बाहर जब एयर की तरफ जाएगी तो वो आपका ये वाली रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी R2। जैसे ये ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में जाएंगी, सो दिस विल बी अवे टू द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऊपर क्या हुआ था, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, और यहाँ पर होगा नॉर्मल से दूर हो जाएगी, दूर बेंड हो जाएगी। जो रे होगी वो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, जो R2 है वो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, जो एयर मीडियम की फाइनल रिफ्रैक्टेड रे है, और जो ओरिजिनल पाथ है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। और ये पैरेलल क्या होना चाहिए था, ये हो गया, लेकिन एक्चुअली में कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल x हम लगा देते हैं कि इन दोनों के बीच में x डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड रे है और जो इमेजिनरी लाइट की रे है। इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, जो हमारी ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। सेकंड, थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी कि जो आपका R से Q की दूरी है उसकी थिकनेस है। अगर ये थिकनेस इंक्रीज होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा, और उसकी अगर ब्रेथ कम रहेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। यह है आपका ग्लास स्लैब के थ्रू का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था कि ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। जहाँ पर भी कोई रिफ्रैक्शन होगा तो कोई ना कोई लॉज ज़रूर होंगे। पहला है, जो भी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीन तरह की रेज हमने बनाई थी, वो सारी की सारी एक ही प्लेन पे रहेंगी। जैसे पिछले डायग्राम में आपने देखा था, जो P और Q लाइन है उसमें आपके इंसिडेंट रे भी पड़ रही थी, उसमें रिफ्रैक्शन भी हो रहा था, और नॉर्मल भी कहाँ पर हो रहा था, सेम प्लेन में हो रहा था, दैट इज़ PQ। सेकेंड है आपका स्नेल्स लॉ, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हमें किसी एक कलर की लाइट दी गई है और एक मीडियम का पेयर दिया गया है, यानी कि दो मीडियम दिया गया है, ओके। इस डायग्राम से हम समझ लेंगे, दो मीडियम दिए गए हैं, मीडियम 1 एंड लाइन के नीचे है आपका मीडियम 2। मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में हमें एक कलर दी गई है, एक कलर की लाइट दी गई है, एंड दिस इज़ वन नॉर्मल। जो कलर दिया गया है वो यहाँ से एक मीडियम से यहाँ लाइट रे आ रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब एंटर करेगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो यहाँ पे एंगल I और एंगल R जो होंगे, इनका जब हम रेशियो निकालेंगे, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री टर्म है साइन I एंड साइन R, साइन I और साइन R का जब रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे, इसका रेशियो जो भी आएगा, सपोज कीजिए इस एंगल I को इंक्रीज कर दे रहे हैं, इंसिडेंट रे को हम
और ऑब्लिक कर दिया और तिरछा कर दिया है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इसे और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया है, एंगल आई और बढ़ गया है, देख रहे हैं आप। तो एंगल आर होगा वो भी इंक्रीज होगा, एंगल आर भी इंक्रीज होगा। अगर मीडियम सेम है और लाइट का कलर सेम है तो एंगल आई और एंगल आर का रेशियो हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा। आंसर विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट इज़ योर स्नेल्स लॉ। अब हम पढ़ लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि दो मीडियम पेयर दिए गए हैं, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड की जो रेशियो होगी उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो कभी भी हम फॉर्मूले में अगर को भी हम लिखेंगे तो उसे n इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 और मीडियम 2 का रेशियो होना चाहिए, और उसी रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जिसे n से डिनोट किया जाता है। तो वेलोसिटी इन मीडियम 1 क्या होगा, v1, वेलोसिटी इन मीडियम 2 v2। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी की जगह हम स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, v1 अपॉन v2 हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अगर कुछ इस तरह से लिखा जा रहा है, n21 अगर लिखा जा रहा है तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कितना है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मीडियम। n21 अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का कितना है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इन दोनों टर्म्स को समझना भी ज़रूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। किसी भी एक मीडियम का वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरे शब्द में अगर कहेंगे कि किसी एक मीडियम लाइट की स्पीड क्या होगी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम और एयर, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनका रेशियो जो होगा उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमेशा किससे कंपेयर करेंगे हम, वैक्यूम या एयर से। इसको हम अगर फॉर्मुलेट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c होता है आपका लाइट ऑफ इंडेक्स, और v दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और v है आपका अदर मीडियम जिससे हम कंपेयर करेंगे। सो दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें एक पॉइंट दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ द हाईएस्ट। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 2.42। और भी बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं आपकी बुक में, उसमें आप देख सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक दो टर्म आता है रिलेटेड, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। होता क्या है, डेंसर मीडियम में आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडियम दिए जाते हैं, जिस मीडियम की सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम, और दो मीडियम में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है, लो होता है, उसकी लोअर वैल्यू होती है, उससे हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ओके, यहाँ पर देखिए मीडियम 1 मीडियम 2 है, इसका डायग्राम से हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मीडियम 1 मीडियम 2 दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और इसका कम है, मीडियम का 1 का कम है, मीडियम 2 का ज़्यादा है। सो लाइट रे जो है वो मीडियम 1 का अगर कम है तो उसको रेयर मीडियम कहेंगे, मीडियम 2 का अगर ज़्यादा है तो उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सपोज कीजिए लाइट जा रही है, ये मीडियम की बाउंड्री है इंटरफेसिंग का और ये नॉर्मल है, तो ये लाइट रे जब आ रही है मीडियम 1 रेयर मीडियम से जब लाइट रे ट्रैवल कर रही है तो वो बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी।
ओके, जैसा हमने वहाँ पर स्लैब में रिफ्रैक्टिव स्लैब में पढ़ा था। अगर हम वही बात करें कि मीडियम 1 अगर डेंसर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, और मीडियम 2 रेयरर हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो, तब क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी कोई लाइट, तो ये जो इंसिडेंट लाइट रे है, जो ये नॉर्मल से टकरा रही है, नॉर्मल से ये दूर हो जाएगी। जो अगर ये कंडीशन कब है? जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट रे जब ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे नॉर्मल के दूर चले जाएगी, और यहाँ पे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी। रिफ्रैक्शन में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस किस तरीके से होगा? लेंसेज दो तरीके के होते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। ये पहले भी आपको समझा चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लें। कन्वेक्स लेंस जो कॉर्नर्स की तरफ है वो थिन होते हैं, ओके, एंड दे आर थिक एट द सेंटर, सेंटर में मोटा होता है। कन्वर्जिंग होता है, यानी कि जो लेंस होता है वो जो लाइट रेज हैं वो टकराने के बाद एक पॉइंट के बाद इकट्ठा हो जाती है। कनकेव लेंस क्या होते हैं? कनकेव लेंस के जो कॉर्नर्स होते हैं वो थिक होते हैं। कनकेव लेंस के जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोटे होते हैं, और जो बीच के जो हिस्सा होता है वो पतला होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स से पतले होते हैं इसके बीच का एरिया, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। वाई? बिकॉज जो भी लाइट रेज है वो एक पॉइंट में आके उसको फैला देती है, डाइवर्ज कर देती है।